नमस्कार दोस्तों, तो आपका सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी सेंटर चैनल में। 1498 से 1947 तक यूरोपीय कंपनी का राज रहा। ठीक है, पहले पार्ट में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने पढ़ा और दूसरे पार्ट में आपने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। तो आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1596 में आई और 1759 तक भारत में जिसने राज किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान थी। इसकी स्थापना 1664 में की गई ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला किया जा सके। इस कंपनी की योजना जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने बनाई थी, जिसे लुई सोलवे ने राज आज्ञा प्रदान की। इस कंपनी का उद्देश्य पूर्वी गोलार्ध में व्यापार करना था। इसका निर्माण पहले से ही विद्यमान 3 कंपनियों को मिलाकर किया गया था। इस कंपनी का प्रथम डायरेक्टर जनरल फाये था। भारत में आने वाले अंतिम व्यापारी फ्रांसीसी ही थे। 1668 में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री स्थापित की। 1673 में बंगाल के मुगल सूबेदार ओने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में बस्ती बनाने की अनुमति दे दी। अब 1674 में फ्रांसीसी ओने बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी नाम का गांव प्राप्त कर लिया और एक संपन्न शहर की स्थापना की, जिसको इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बना लिया। धीरे धीरे इन्होंने माहे, कराई, कल, बालासोर और कासिम बाजार में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार एवं वाणिज्य था। 1741 तक ब्रिटिशों के समान इनका उद्देश्य वाणिज्यिक था। 1723 में यनम, 1725 में मालाबार तट पर माहे और 1739 में कराईकल पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों के उद्देश्य में परिवर्तन होने लगा। भारत को वे एक उपनिवेश के रूप में मानने लगे। 1741 में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले को कंपनी का गवर्नर बनाया गया, जो कि उपनिवेशवाद की वास्तविकता और उद्देश्य की तरफ उठाया गया फ्रांसीसियों का पहला कदम था। डुप्ले के काल में राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से सामने आने लगे। डुप्ले अत्यधिक बुद्धिमान था। उसने स्थानीय राजाओं की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया। उसने अपनी चतुरता और कूटनीति के बल पर भारतीय राजनीतिक में सम्मानित स्थान स्थापित कर लिया। डुप्ले ने मार्किस दी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद और केप कोमरीन के मध्य के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश, जो कि डुप्ले और फ्रांसीसियों के समक्ष चुनौती बनकर सामने आए और इनके संघर्ष का कारण बने। 1744 में ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट क्लाइव भारत आया, जिसने डुप्ले को पराजित कर दिया। इसके बाद डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया। अब जो इनके बीच युद्ध हुए थे, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, जो 1746 से 48 तक चला, में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई ए ला चैपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा डुप्ले की हार हुई और 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। उसकी जगह पर घोड़े हूं को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांसीसी सरकार द्वारा भेजे गए लाली और गोडेऊ को, जिसको प्रारंभ में कुछ सफलता जरूर मिली, जैसे 1758 में कुल और जिले के फोर्ट सेंट डेविड पर विजय प्राप्त करना, लेकिन 1760 में ब्रिटिश सेना ने सर आर्याकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और फ्रांसीसियों के हैदराबाद खो देने के बाद उनकी कमर टूट गई। इसी का फायदा उठाकर 1760 में ब्रिटिशों ने पौंडीचेरी की घेराबंदी कर दी। 1761 में पौंडीचेरी को नष्ट कर दिया गया। अंततः फ्रांसीसी दक्षिण भारत से पकड़ खो बैठे। 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा ब्रिटिशों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो ये था आज आपका टॉपिक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और पार्ट
4 यानी कि पार्ट 4 बहुत जल्द आएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में।